हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, साथ ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। हाल में ही एक घटना हुई जिसमें तीन बहनों ने सुसाइड किया, जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच थी। एक बहन तकरीबन 12 साल की थी, दूसरी 14 साल की, तीसरी 16 साल के आसपास थी। इन तीनों बहनों के सुसाइड करने के पीछे का जो रीजन था वो ये था कि वो कोरियाई संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कोरियाई संस्कृति से प्रभावित होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था ये के ड्रामा, जिसे हम कोरियन ड्रामा कहते हैं। उन्होंने जो 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया कि हमारे घर वालों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे वो लोग हैं जो के ड्रामा के हिस्सा हैं। साथ ही इस बात का जिक्र किया कि अगर हमारी शादी होती है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे जो के ड्रामा से संबंधित ना हो। कुछ इस तरह का जिक्र था, शब्दों में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि वो इतना प्रभावित थे कि वो सिर्फ वहीं जाकर रहना या उन्हीं लोगों के बीच रहना चाहते थे, एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड। सवाल ये उठता है कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ फेल कर रहे हैं कुछ इश्यूज को एड्रेस करने में। हमें समझना होगा रियलिटी एकदम डिफरेंट है और इमेजिनेशन एकदम अलग चीज है। जब हम अपने एक इमेजिनेटिव स्टेट में रहने लगते हैं तो हम रियलिटी से कट ऑफ होते चले जाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि जितनी कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जितनी कम बाहरी चीजों से हम जुड़े होते हैं उतना ज्यादा हम एक इमेजिनेटिव स्टेट में रहने लगते हैं और हमें ये लगने लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। अगर हम हर एक व्यक्ति की बात करें, हर व्यक्ति के सोचने का, समझने का तरीका एकदम अलग है। जिस हिसाब से हर व्यक्ति इस दुनिया को परसीव करता है, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखता है, लोगों को देखता है, उनसे इंटरैक्ट करता है, जिस ढंग से काम करता है, ये हर एक चीज अलग है। हर व्यक्ति के लिए यही जीवन का जो परिदृश्य है वो अलग है। यहां अगर हम बात करें रियलिटी और इमेजिनेशन की, क्योंकि यहां पर जिन बच्चियों की बात हो रही है उनकी उम्र 12 से 18 के बीच, तो जिनकी उम्र अभी लीगल तौर पर भी शादी के लिए नहीं हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई उन पर दबाव नहीं डाल सकता था। सामान्य तौर पर उम्र होने के बाद ही समाज का दबाव आता है। समाज का दबाव भी उम्र से पहले नहीं आता, उम्र के बाद ही आता है। लेकिन अपने मन में एक ये कल्पना होना कि भविष्य में जाकर के उनके साथ ऐसा होगा, उसको लेकर के मन में एक भय होना, उस भय की वजह से ये कदम उठा लेना कि हम वहां कभी जा ही नहीं पाएंगे। अगर वही चीज रियलिटी से कनेक्ट होती, कहीं ना कहीं समझते, तो मे बी वो जाने का सोचते या समझ पाते कि ये सारी चीजें लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा भी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खुद को, सेल्फ प्रिजर्वेशन को छोड़कर किसी एक इमेजिनेटिव स्टेट के ना मिलने का गम ज्यादा हो गया। टेक्निकली जो अक्सर देखने को मिलता है, जैसे लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1 साल बाद एग्जाम है, वो तभी क्वालिफाई होगा जब उसके लिए उस लेवल तक चीजों को पढ़ा जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा गया है और फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हमें अल्टीमेटली एंजाइटी होगी। और अगर हम ये मान लेते हैं कि ये एग्जाम मेरा नहीं निकला तो फिर मेरी दुनिया ही खत्म है, तब हम एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। इन अ सिंपल वे,
सुसाइड जैसी कंडीशंस तब होती हैं जब हम किसी एक ऑप्शन को अपना लास्ट ऑप्शन मानने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चियों के मन में ये आने लग गया, या वो जिस भी इमेजिनेटिव स्टेट में थे उनके मन में ये आया कि वो उन्हें मिल नहीं सकता, उसको मिलने का ना उन्होंने रास्ता खोजा, ना उसके बारे में सोचा, ना उन चीजों के डेप्थ में एक अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस थी, लेकिन एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया क्योंकि पिछले कुछ समय से पेरेंट्स उनको उस चीज से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक डीप एनालिसिस ये भी आता है कि आखिर ऐसा क्या था कि वो उस की ड्रामा को नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि जहां भी आपका घर है, आप जिन भी चीजों को देख रहे हैं, वो चीज आपके घर से कहीं कई हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका एक्सेस आपके पास कैसे है? वो एक्सेस आपको डिजिटल स्क्रीन के थ्रू मिल रहा था। उस डिजिटल स्क्रीन में ऐसा क्या हो रहा था, ये समझने वाली बात है। उस डिजिटल स्क्रीन से कंटिन्यूअस लेवल पर डोपामिन, सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन जैसे डिफरेंट जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो बॉडी को मिल रहे थे। सिंपल वे में यही एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है। जब आप डिजिटल स्क्रीन से कंटिन्यूअसली किसी भी तरह के हार्मोन को कंज्यूम करते हैं और अचानक से आपको कहा जाए कि आप उस स्क्रीन को छोड़ दीजिए, तो आप पाएंगे कि आप उस स्क्रीन को नहीं छोड़ पा रहे। चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे वो किसी तरह की सीरीज हो, चाहे वो किसी तरह की आदत हो। अब जो भी काम आप रेगुलर कर रहे हैं, मान लीजिए गेम ही खेल रहे हैं, उस गेम की वजह से आपको जो मेंटल रश मिल रहा है, उस रश की आपको हैबिट हो जाती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, धीरे 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 क्या है, वो एक आदत बन गई। जब वो आदत आपने बना ली, तो भले ही वो आदत अब आपको नुकसान करे। पहले आप 1 घंटा खेलते थे, अब आप 2 घंटा खेलेंगे, आप 4 घंटा खेलेंगे, आप 6 घंटा खेलेंगे, धीरे धीरे नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे और वही एक्टिविटी इंटेंसिफाई होती चली जाएगी। धीरे धीरे आप और इंटेंस होते जाएंगे। अब आप वहां से हट नहीं पाएंगे। यहीं से टॉक्सिसिटी वर्ड आता है। टॉक्सिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज आपको नहीं करनी, लेकिन आप उसको एक्सट्रीम लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि वो चीज आपको हार्म कर रही है, आपको हार्म करेगी, लेकिन फिर भी वो हार्मफुल होने के बावजूद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ये एक सवाल पूछने की बात है, क्योंकि इस केस में भी पेरेंट्स ने मोबाइल बच्चों से ले लिया था 10 या 15 दिन पहले किसी बात पे, क्योंकि शायद किसी एग्जाम में फेल हुए थे। तो जो ये हैबिट है, ये हमें समझना होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर डिजिटल स्क्रीन में कुछ भी ऐसा कंज्यूम किया जा रहा है जिसकी वजह से हार्मोनल कनेक्शन मेंटेन हुआ, एक गलत हैबिट बनी और वो टॉक्सिटी दे रहा है लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका क्या ऑप्शन? 2 तरह के ऑप्शंस हैं। इमीडिएटली अगर कहा जाए कि कोई बच्चा मोबाइल पर या किसी भी स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर गेम खेलने की आदत है या मूवी देखने की आदत है, अब अचानक से कहा जाए कि आप उसे छोड़ दीजिए, तो क्या वो छोड़ पाएंगे? नहीं, वो नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर बेचैनी होगी। वो जो केमिकल्स डेली मिलने की आदत है, वो केमिकल्स नहीं मिल पाएंगे, तो अंदर से एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए क्या है, लोगों में हैबिट्स बन जाती हैं। अब उस हैबिट को चेंज करने का 2 रास्ता है। पहला, उसे उसी ही तरह की एक्टिविटी से रिप्लेस कर दिया जाए जिसमें आपको रश मिल रहा था। मान लीजिए डिजिटल स्क्रीन में आप 4 घंटे गेम खेल रहे थे, इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर दीजिए 4 घंटे फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी से। अब वही चीज यहां से आपको मिल गई, तो धीरे धीरे आपको इसकी नीड कम होने लगेगी। ये जो डिजिटल स्क्रीन से आपको मिल रहा था, जो केमिकल रश मिल रहा था, वो केमिकल रश आपका अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये समझने वाली बात है।
लोग अक्सर कहते हैं कि हैबिट है, हम बार बार लौट कर जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हम बार बार लौट कर जाते हैं? कोई तो रीजन होगा। अगर ये कहा जाए कि ये गेम मत खेलिए, आपको नुकसान कर रहा है, लेकिन आप बार बार उस गेम के पास वापस जा रहे हैं, बार बार मूवीज देख रहे हैं, बार बार टाइम लॉस कर रहे हैं, पता है ये चीजें नुकसान कर रही हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन फिर भी आप वहां तक जा रहे हैं, तो उस जाने के पीछे का रीजन क्या है? उस जाने के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है। तो जो रश आपको डिजिटल स्क्रीन में गेम खेल के मिल रहा था, मान लीजिए आप 4 घंटे खेलते थे, अब वही चीज 4 घंटे फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी से आपने गेन कर लिया, तो आपको वो रश मिल गया। फिर भी आपका मन करेगा कि मैं वापस से लौट के डिजिटल स्क्रीन पर जाऊं, क्योंकि वो एक हैबिट हो गई है। वो हैबिट सिर्फ इस बात की नहीं है कि आपकी आंखें गेम खेलने में इंगेज है, बॉडी इंगेज है, बल्कि वो आपकी मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर वो हैबिट डीपली इंग्रेन हो चुकी है। तो वो हैबिट तोड़ना आसान नहीं है। तो सबसे पहला आसान रास्ता क्या है? जो भी हैबिट बन गई है उस हैबिट को रिप्लेस कर दीजिए। एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन फिर ये होता है कि अगर आपका इनर पावर, अपना आत्मबल जिसे कहते हैं, मजबूत है, तो धीरे धीरे आप उस समय को कम करते चले जाते हैं। पहले 4 घंटे था, आप 3 पे लाए, फिर 2 पे लाए, फिर 1 पे लाए, फिर उसे आधे घंटे पे लाए, धीरे धीरे करके आपने कम किया। क्योंकि जो अमाउंट है, मान लीजिए आपको कोई चीज रोज 10 यूनिट में मिल रही थी, आप 4 घंटे गेम खेल रहे थे, 10 यूनिट मिल रही थी, तो अगले दिन उसे उतनी 10 यूनिट चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो अंदर से वो बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जिस भी तरह के मेंटल स्टेट में रहने की आदत हो जाती है, वो आपकी एक परमानेंट स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, और आपकी धीरे धीरे हैबिट फॉर्मिंग होने लगती है। जिन्हें केमिकल रश की आदत है, वो इसीलिए प्रॉब्लम में ज्यादा होते हैं, और उनका कंसंट्रेशन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि पहला ऑप्शन तो है रिप्लेस करिए, 10 यूनिट ले रहे हैं, 10 यूनिट बाहर से ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि धीरे धीरे उसको लिमिट करना शुरू किया, एक नई एक्टिविटी शुरू किया, दूसरी एक्टिविटी को धीरे 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 करके आपने खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो ये ऑप्शंस थे। हम सब उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जैसे आजकल इंस्टाग्राम आ गया है, रील स्क्रॉल करने की आदत तकरीबन हम सबकी है, जितने एडल्ट्स हैं सब देख रहे हैं। अब यहां पर एक समझने वाला फर्क है। जिन लोगों की उम्र 40-50 साल है, या जिन लोगों की उम्र 60-70 साल है, वो लोग मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ से इतना जल्दी इंपैक्ट नहीं होते। आप पूछेंगे क्यों? ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि उनकी जो एज है, जिस एज में, मान लीजिए कोई 50 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, उनका जो एक मानसिक ढांचा है, मनोवैज्ञानिक ढांचा है, वो ठोस हो चुका है। उन्हें व्यवहारिक जीवन का ज्ञान हो चुका है, उनका अनुभविक स्तर पर एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो चुका है, तो अब उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कितना भी डिजिटल कंज्यूम कर लें, वो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं हो। पर जो हमारी नई जनरेशन है, जो जेनजी की जनरेशन है, वो धीरे धीरे इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती चली जा रही है कि वो बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रही है। यही रीजन है कि एक लेवल पर रिलेशनशिप्स लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ फैमिली भी, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं विघटन देखने को मिल रहा है। पहले कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का सीमा था या दायरा था, वो अपने मोहल्ले, आसपास के लोगों तक सीमित था, और उनकी सोच, आचार, विचार, व्यवहार से प्रभावित होता था कि अगर मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, या मुझे अपने समाज के अनुरूप रहना है। लेकिन डिजिटल कनेक्शन की वजह से व्यक्ति यहां बैठे बैठे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो हाव भाव हैं, व्यवहार हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उस तरह से भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने लगा है। और यहाँ पर जो सिचुएशन देखने को मिली, वो के ड्रामा से जो रिलेटेड थी, वो विदेशों की है। मतलब यहाँ रहने वाला व्यक्ति
विदेश की संस्कृति से इतना प्रभावित है कि वो अपनी जान तक दे देने को तैयार हैं कि अगर हमें वैसी चीजें नहीं मिल रही, जबकि उन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो एक्सेसिबिलिटी के बाहर थी। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि के ड्रामा एक्चुअल में ऐसा क्या कर रहा है। तो जितने भी ड्रामा शोज हैं, चाहे वो के ड्रामा हो या पाकिस्तानी कुछ सीरीज आती हैं ओएसटी सीरीज हो, ये सब हाईली केमिकल बेस्ड बनाए जाते हैं। इनको इस ढंग से बनाया जाता है कि ये डीपली फोकस करते हैं किस पे, लव पे। जितने भी, क्योंकि जब भी जो इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस, वो चाहे रियल लाइफ के सेंसरी इमोशंस हो या डिजिटल इमोशंस हो, सेंसरी इमोशंस हाइटेंड एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, मतलब इंटेंसिफिकेशन ज्यादा होगा। लेकिन एक लेवल पर, डिजिटल लेवल पर कंज्यूम की जाने वाली चीजें भी सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जनरेट कर सकती हैं। इंटेंसिफिकेशन का डिफरेंस आएगा। मतलब रियल और डिजिटल में क्या फर्क आ रहा है? डिजिटल काफी हद तक रियल से मिलती जुलती चीजों को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो ये समझने वाला है कि एज का डिफरेंशिएशन काफी ज्यादा है। जब आपकी एज जैसे जैसे ज्यादा होती चली जाती है, तो जो आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो रफ होते चले जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट थोड़ा हार्डनेस, थोड़ा बिटरनेस, इमोशंस की मात्रा कम होती चली जाती है। जितनी एज कम है और जितना एक्सपोजर दुनिया से कम है, सोसाइटी से जितना एक्सपोजर कम है, उतना इमोशनल लेवल ज्यादा होता है। कभी कभी लोग सोसाइटी में रहते हुए ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और एक लेवल पर इमोशनल लेस स्टेट में भी चले जाते हैं। उसके अपने बिहेवियरल चेंजेस हैं। जब पर्सन इमोशनलेस होगा तो उसका बिहेवियर एब्यूजिव होगा, नार्सिस्टिक होगा, अलग अलग तरह के बिहेवियर सामने आते हैं। वो सब अलग कैटेगराइजेशन है, वो हम यहाँ नहीं देखने जा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पर इमोशनल हेल्थ की भी जरूरत है, क्योंकि उससे डायरेक्टली साइकोलॉजी हमारी इम्पैक्ट होती है। उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। इमोशनल हेल्थ इन द सेंस ये है कि लोगों का जो प्रेम है, देश के प्रति हो सकता है, राष्ट्र के प्रति हो सकता है, लोगों के प्रति हो सकता है, मानवता के प्रति हो सकता है, उसका सकारात्मक पहलू है। भगवान के प्रति हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान भगवान की पूजा करें या उनसे प्रेम करें, क्योंकि पता है कि बुरे वक्त में वही काम आएंगे। तो लोग क्यों? क्योंकि जब आप उसे ह्यूमन एसेंस में देखते हैं, ह्यूमन टच की बात करते हैं, वहां पर चांसेस ऑफ बिट्रेयल काफी ज्यादा होता है। ये सिचुएशंस आती हैं। लोनलीनेस हो, उसको भी एक लेवल पर एम्पलीफाई किया जाता है। अकेले रहना या उस ढंग से चीजों को प्रेजेंट करना। इन रियल लाइफ बहुत कम समय है आज के समय में कि कोई व्यक्ति अकेले हो। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन भले ही ना हो, हम अक्सर किसी किताब के साथ होते हैं। और जब से ये मोबाइल का दौर आया है तो या तो हम रील देख रहे होते हैं, या हम कोई पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, कोई स्पीच देख रहे होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की जो चीजें हमारे आसपास है हम उन्हें लगातार कंज्यूम कर रहे होते हैं। फैमिली बॉन्ड्स इन रियल लाइफ, फैमिली में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शंस होते हैं, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हर व्यक्ति के घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा हो जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ बहुत अच्छा है, कुछ के यहाँ मीडियम है, कुछ के यहाँ बहुत खराब है, क्योंकि फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करने में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अलग अलग तरह के इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। तो फैमिली के अंदर वैसे बॉन्ड्स नहीं देखने को मिलते। पर जब हम ड्रामा या शोज में किसी तरह के फैमिली बॉन्ड को दिखाते हैं तो उसे बड़ा आइडियलिस्टिक वे में पेश करते हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से होने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छी चीज देखने में अच्छी लगती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई चीज अच्छी है तो हर किसी को अच्छी लगेगी। लेकिन इन रियलिटी लाइफ में जब हम आते हैं
तो हमें बिटरनेस फेस करना होता है। तो लोग इन जो ड्रामास की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं उसका यही रीजन है। जब हम बात करते हैं ऐसा जो वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है उसमें हर चीज रिलेटेबल होती है। जैसे पाकिस्तानी ड्रामास जो भी हैं, जितने भी ड्रामा हैं पाकिस्तानी, उनकी खासियत ये है कि या तो वो एक दूसरे को इंडिविजुअल लेवल पर लव को चेस करने पर बने होंगे, मैरिज से पहले, मैरिज के दरमियान, मैरिज के बाद। वो केवल 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के आगे नहीं जाते। इन्हीं स्टेजेस के आसपास पूरे ड्रामा को बनाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ का एक समय होता है जहां पर इंटेंसिफिकेशन ऑफ इमोशंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग नई लाइफ में इंटर कर रहे होते हैं, तो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या चॉइसेस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। ये सारी चीजें एक साथ क्लब करके बहुत ही अच्छे ढंग से सबको प्लेस करके ये चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद जहां से कॉन्फ्लिक्ट एरा है वो नहीं दिखाया जाता। तो लोग एक स्पेसिफिक एरा को या एक स्पेसिफिक एरिया को सब कुछ मान के अपने उतने ही एक एरिया में इर्द गिर्द में रह जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। अक्सर इसमें रोमांटिक फैंटेसी, जिसे हम कहते हैं स्लो बर्न रोमांस, रियल लाइफ में पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं होती क्योंकि एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियंस, जब और लोगों की और फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर कहें इतना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या टाइम नहीं होता, या उस ढंग से लोग चीजों को देखते नहीं हैं कि आई टू आई कांटेक्ट किया जाए, छोटे छोटे जेस्चर्स लिए जाएं, एक दूसरे को फ्लावर्स दिया जाए, इमोशनल बिल्डअप बनाया जाए, छोटे छोटे फिजिकल सीन्स हो। रियल लाइफ में वो सारी चीजें पॉसिबिलिटी में नहीं होती, बट इन लेवल ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रामा ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि ऐसा हो सकता है। और इन्हीं चीजों को जब लोग कंज्यूम करते हैं ऐसे कंटेंट को आइडियलिस्टिक वे में, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में ये चीजें भी हों, बट इन रियलिटी ये सारी चीजें नहीं होती। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ है वो बिटर लगती है, वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रियल लाइफ में जब दो लोग आमने सामने आते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेन, मेन का ईगो ज्यादा होता है, विमेन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस होते हैं, बट एक लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और सर्टेन चीजें हैं। जब दो लोग पास आते हैं तो उनके आने पे अपनी अपनी दोनों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका अपना बिहेवियर है, उनका अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट है एक दूसरे को ट्रीट करने का। एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होने पर नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ एब्यूजिव लेवल्स हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। कहीं पर भी जब आप देखेंगे, अगर लोग समझदार नहीं हैं तो अक्सर 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि मतलब वहां रहने से ज्यादा अच्छा है उसको छोड़कर चले जाना, क्योंकि दोनों लोग समझने की बजाय नर्क जैसी परिस्थितियां बनाने लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ ये परिस्थितियां बनती कैसे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, और एक लेवल पर हर व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा देने में सक्षम नहीं। कुछ लोगों के पास इमोशनल डेप्थ नहीं होता है, कुछ लोगों के पास इंटेलिजेंस नहीं होता है, कुछ लोगों के पास साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं होता, सबके पास कुछ ना कुछ है और कुछ नहीं है। और अक्सर जो लड़ाइयां हैं वो इस बात को लेकर के होती हैं कि हम उस व्यक्ति से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उसके पास नहीं है। उसमें बेसिक लेवल ऑफ, जिसे हम कहते हैं रोमांटिसिज्म या चीजों को रोमांटिसाइज करके दिखाना, वो भी एक एस्पेक्ट है। तो बहुत से लोगों का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो है ही नहीं, या उनका ट्रीट करने का तरीका वैसा है। तो इन सब चीजों की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब लोगों को रियल लाइफ में वो चीजें नहीं मिलती तो फिर वो ऐसे किसी डिजिटल वर्ल्ड में उन चीजों को तलाशते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन चीजों के बीच खोए रहते हैं। वो दिक्कत
तब नहीं होती जब ये डिजिटल लेवल पर सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है। प्रॉब्लम तब होने लगती है जब वो इमोशनल रेगुलेशन से आगे जाकर के रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट होने लगता है, और जब रियल लाइफ में वो चीजें नहीं मिलती तो पर्सन कहीं ना कहीं पैनिक करते हैं। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता है कि ये काफी हद तक सेटिस्फाइंग होते हैं, एडिक्टिव होते हैं जब लोग अपनी आसपास की चीजों से परेशान होने लगते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में बात किया जाए तो लोगों को फैमिली सेटअप में काफी जगह सुकून नहीं है, और आगे जाएंगे पता चला ऑफिसेज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, आसपास जितने रिलेटिव्स हैं उधर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। तो जब हर जगह एक लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिलता है तो व्यक्ति इमोशनल, जिसे कहते हैं ब्रूसेस, जिसे कहते हैं भावनात्मक स्तर पर इतना चोटिल होता है। कई बार इसी वजह से वो गलत रिश्तों में बंधते हैं, कई बार इसी वजह से लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, कई बार अपनी जरूरतें पूरी ना होने की वजह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इस तरह की परिस्थितियां बार बार बनती हैं, और जब बाहरी दुनिया से लोग परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का डिजिटल असिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। ये उसी हद तक अच्छा है जहां तक आप उसे यूज कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो चीजें आपको यूज करने लगे। जब ये एडिक्टिव होने लगता है और आपका टाइम कंज्यूम करता है और आप एक लिमिट के बाद देखते हैं तो फिर ये नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करने का काम करता है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से लोग काफी हद तक इम्पैक्ट होते हैं। इस ढंग से सेटअप बनाए जाते हैं कि एक अच्छी महंगी गाड़ियां, अच्छे घर, अच्छे लोग, ढेर सारा मेकअप उनके ऊपर थोप के, जैसे भी वे में उसे इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि वो हमेशा एक कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है, तो देखने वाले को बार बार उसकी आदत होती है और वो रियल लाइफ में वैसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखने को जब आप सीरियल्स देखेंगे तो लोग नए कपड़े पहन के सो जाते हैं, बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कपड़े अलग रखता है, बाहर के, घर के, इधर उधर हर जगह। तो जो हम देखते हैं उस हिसाब से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और उस हिसाब से जब बिहेव करते हैं तो वो प्रॉब्लम है। एक तरह का ये इमोशनल वार्मथ देता है, तो इसकी वजह से लोग इमोशनल सेल्फ एस्केप ढूंढ लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी किसी भी सिचुएशन को फेस करने में पॉसिबिलिटी नहीं होती, या इस तरह की चीजें उनकी लाइफ में नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं उसे फुलफिल करने के नाम पर डिजिटल स्क्रीन तक जाते हैं। कल्चर क्यूरियोसिटी जो केस हुआ, जिसको लेकर के लोगों ने बात किया कि वो कोरियाई संस्कृति से बहुत प्रभावित है। बात तो ये है कि अभी हो सकता है अपनी ही संस्कृति से हमारे आसपास के लोग पूरी तरह प्रभावित ना हो, या उसके बारे में जानकारी ही ना हो। तो बिना अपने को जाने दूसरे किसी संस्कृति से इतना प्रभावित होना, इसका मतलब है कि एक लिमिटेड एस्पेक्ट में किसी चीज को देखा जा रहा था। सोशल मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम अपने देश में बनी चीजें, यहाँ तक कि मूवीज और वेब सीरीज या कुछ भी हो, हम दूसरे देश की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो एक्सप्लोरेशन कहीं ना कहीं जब वो इंटेलिजेंस के लेवल पर है, नॉलेज के लेवल पर है तो फ्रूटफुल है, लेकिन उससे ज्यादा जब वो नेगेटिव एस्पेक्ट में वो चीजें यहाँ तक आती हैं तो बुरी तरह से इम्पैक्ट करने का काम करती हैं। तो अल्टीमेटली अगर इस पूरे केस स्टडी को, सिनेरियो को सम अप किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम ये उम्मीद करें कि हम औरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, थोड़ा काइंड रहें, जानबूझ के लोगों के साथ गलत ना करें। जितना अच्छा हम कर सकते हैं वही एक बेटर ऑप्शन है। बाकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का डायरेक्ट इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल हेल्थ पर पड़ता है। अगर आप गलत लोगों के बीच हैं, डिप्रेसिव स्टेट में हैं हमेशा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एब्यूजिव होते हैं, वो हमेशा आपकी कमियां आपको बताएंगे, हमेशा वो आपको नीचा दिखाएंगे, वो आपको गलत रास्ता दिखाएंगे, मतलब वो आपसे बेनिफिट भी लेंगे, आपको कर्ज भी करेंगे। मैं ऐसे लोगों के बीच रह चुका हूँ लंबे समय तक, तो मैं जानता हूँ ऐसे लोग
कैसे होते हैं, वो किस तरह से चीजों को क्रिएट करते हैं। और अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि बार बार साइकोलॉजिकल लेवल पर टेम्पर कर रहा है, तो आपको एक लेवल पर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ को खराब करेगी, मेंटल हेल्थ भी साइकोलॉजिकल हेल्थ को, ये दोनों रिवर्स में काम करते हैं एक दूसरे के साथ लगातार। तो कोशिश ये होना चाहिए कि अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव रखें और दूसरे की मेंटल हेल्थ जानबूझ के ना खराब करें। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ लोग कोशिश करते हैं कि हम तो एक सही स्टेट में रहें लेकिन दूसरे को हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दें। ये भी एक एस्पेक्ट होता है लोगों का। तो अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव रखें, अपनी इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेट को सही रखें, क्योंकि जब इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट सही होगा तो आप इजीली अपने डिसीजंस को ले पाएंगे और थोड़ा क्लैरिटी के साथ, विजडम के साथ, एक फ्रूटफुल वे में एक सही पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे।